हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, हम बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका हम यहाँ पर प्रथम प्रश्न का खंड आ यानी कि समान अध्ययन के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो आपको इस एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर ऑप्शन के साथ साथ में उसकी जो और एनालिसिस है उसको भी प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? ऑप्शन ए 1998 से 1999, ऑप्शन बी 1999 से 2000, ऑप्शन सी 2000 से 2001 और ऑप्शन डी 2001 से 2002। तो इसका फ्रेंड्स अपना सही आंसर है सी, यानी कि 2000 से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो है, इसकी टैगलाइन जो थी, सब पढ़ें सब बढ़ें, तो ये टैगलाइन थी और इसका जो लोगो था इस प्रकार से बना था। एक पेंसिल आपने अगर देखा हो, इस पेंसिल में एक तरफ लड़की और एक तरफ ये लड़के को बनाया गया था, ये इसका लोगो था। तो ये सब पढ़ें सब बढ़ें 2000 से 2001 में चलाया गया था। इसके साथ साथ में देखिए, हम 2009 में यदि बात करें तो 2009 में भी एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया था, या फिर कहें ऐसा नियम लाया गया था कि अनिवार्य शिक्षा बना दी गई थी। मतलब कि शिक्षा जो है वो अनिवार्य रूप से दी जाएगी, 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। तो 6 से 14 साल के लिए बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 2009 में किया गया था। इसमें जो अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लाया गया था फ्रेंड्स, वो लाया तो गया था 2009 में, लेकिन उसको जब अप्लाई किया गया था तो वो 2010 अप्रैल से किया गया था। अगला प्रश्न है, कमांड कंट्रोल वी यानी CTRL+V, इसका प्रयोग किस में करते हैं? ये कंप्यूटर की एक कमांड है। जब हम MS वर्ड का यूज करते हैं तो MS वर्ड में हमें ये मिलता है। तो इसमें देखिए अपने पास ऑप्शन है पोस्ट करना, B पेस्ट करना, C हटाना और D है अलग करना। तो फ्रेंड्स, इसमें से देखिए क्या है कि कंट्रोल+V जो है ये पेस्ट करने का काम करती है। ये पेस्ट किसको करती है? मैटर को, यानी कि जैसे ये अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे कमांड ही लिखा है, ये अब इसे मैं क्या करूँ, कॉपी कर लूँ या फिर कट कर लूँ। कॉपी करने के लिए अगर कमांड यूज करूँगा तो क्या यूज करूँगा, Ctrl+C, ये कॉपी करने के लिए है। अगर मुझे इस मैटर को कट करना है तो Ctrl+X ये करूँगा। तो इन कमांडों के माध्यम से अगर मैं किसी मैटर को कॉपी या कट कर रहा हूँ तो उसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट का मतलब है दूसरी जगह उसी चीज को लिख देना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? अब देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 60, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 60 है एक। तो अनुच्छेद 60 के तहत क्या होता है कि शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? अपने पास ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है लोकसभा का अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, जो अपनी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाएंगे। यदि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश उस समय कोई अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, फिर वहां पे जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, मतलब सबसे सीनियर जो वहां पे न्यायाधीश होगा उसके माध्यम से शपथ दिलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित हैं। मौलिक अधिकार जो अपने हैं वो उनको कहाँ पर रखा गया है, किस भाग में रखा है, वो हमको बताना है। यहाँ पर देखिए, ए में है भाग 2, बी में है भाग 3, इनके आगे अनुच्छेद भी लिखे गए हैं, और सी में है भाग 4 और डी में है भाग 4 का। तो जो मौलिक अधिकार हैं फ्रेंड्स वो भाग 3 में प्रतिस्थापित किए गए हैं। अब भाग 3 में वो प्रतिस्थापित किए गए हैं और उनके लिए जो अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 12 से 35, मतलब 12 से 35 में मूल अधिकार जो हैं अपने, उनके लिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार उनका प्रावधान किया गया है। अगर यहीं पर हम भाग 2 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? नागरिकता से। भाग 1 क्या है? भाग 1 में हमें ये बताया गया है कि मतलब ये जो भारत है, मतलब इंडिया दैट इज भारत, वो क्या है कि यूनियन है, जो राज्य हैं उनका यूनियन है। तो ये बात बताई गई है और उसमें राज्यों का जिक्र किया गया है भाग 1 में। भाग 2 में हमने अभी देखा किसकी बात की गई है, जो नागरिकता है, नागरिकता की बात की गई है भाग 2 में। भाग 3 जो है उसमें बात की गई है कि हमारे जो ये मौलिक कर्तव्य है इनकी बात की गई है, ये अपना आंसर था। यहाँ पे अगर हम भाग 4 की बात करें फ्रेंड्स, तो भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, ये
हमारा जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है किसमें, 36 से लेके 51 भाग 4 और भाग 4 का जो है फ्रेंड्स, जिसको अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं उनके लिए बात की गई है। और ये मौलिक कर्तव्य हमने रसिया या रूस से इसको अडॉप्ट किया है, जो कि उस समय ये रसिया, आज का जो रसिया है ये नहीं था, वो संयुक्त था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो क्या था फ्रेंड्स, वो है अपना परम 8000। इसमें से ऑप्शन है देखिए, परम 1000, परम ईशान, परम शिवाय, परम 8000। तो इसमें परम 8000 जो है वो अपना क्या हो जाएगा, ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर इसी अपने साधारण कंप्यूटर का ही एक बहुत बड़ा रूप होता है, जिसमें बहुत सारे CPU लगाए जाते हैं। इसकी अगर बात करें परम की, तो इसमें 64 CPU लगाए गए थे, तब इसका उपयोग वहाँ पे किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, लाइनेक्स क्या है। ऑप्शन है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है एंट्री सिस्टम, सी ऑप्शन है इनपुट सिस्टम और डी ऑप्शन है यहाँ पे आउटपुट सिस्टम, आउटपुट। तो ये जो लाइनेक्स है ना, लाइनेक्स अपना क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले जो सिस्टम होते हैं उन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक कंप्यूटर के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे अपना माइंड है ना कि वो फंक्शन कर रहा है, इसी प्रकार से CPU जो होता है, तो CPU के अंदर हम लोड करते हैं 2 तरह के जो सिस्टम होते हैं, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक होता है जो यूजर के लिए डायरेक्ट उपयोग में आता है, जिसको हम एप्लीकेशन सिस्टम कहते हैं। तो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर में यूज है। तो लाइनेक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार से विंडोज क्या है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल कौन है। तो देखिए वर्तमान में, अब ये चूंकि पुराना प्रश्न पत्र है तो वो पुराना जो भी होगा, लेकिन वर्तमान में जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे जो हैं इस समय वर्तमान में, अब आपको याद रखना जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2023 में, तो तब जनरल मनोज पांडे क्या हैं, ये सेना प्रमुख हैं। अगला देखिए, बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया। मतलब कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लगाई गई थी और उस दोहरी शासन जो व्यवस्था थी उसको किसने समाप्त किया था। तो देखिए अपने ऑप्शन है वारेन हास्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें फ्रेंड्स अपना जो सही आंसर है वो कौन है, वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग का कैसे इसमें है, देखिए बंगाल में दोहरा शासन का क्या मतलब है। जब बंगाल जीत लिया गया, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेजों की कंपनी, तो उसने प्लासी का युद्ध लड़ा पहले 1757 में, फिर बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 में। जब ये 1764 की लड़ाई हो चुकी थी, तो इसके बाद में जो क्लाइव था, ये क्लाइव, तो क्लाइव ने क्या किया कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लगा दी। दोहरी शासन व्यवस्था का ये मतलब था कि उसने ट्रीटी साइन कर ली थी। जो भाई जो लोग हार गए, यहाँ के जो राजा थे हार गए, तो उनसे उन्होंने एक मेमोरेंडम या ट्रीटी का साइन कर ली, जिसके तहत क्या था कि भाई पैसा तो कंपनी को मिलने लगा, लेकिन जो जिम्मेदारियां थी वो यहाँ के राजा के लिए हो गई। तो ये जो व्यवस्था थी, दोहरी शासन व्यवस्था कहते थे जिसको, ये व्यवस्था क्लाइव ने लगा दी। तो फिर एक गवर्नर आया वारेन हेस्टिंग। तो ये वारेन हेस्टिंग जो है, ये एक एक्ट आया था 1773 का। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में 1774 में इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसको, वारेन हास्टिंग को। तो इसी समय वारेन हास्टिंग ने इस दोहरी व्यवस्था को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना वो बहुत उपयोगी है, वो आपको गहराई तक ले जाएगा और उसी से आपके प्रश्न बनेंगे। अब इसको करना कैसे है, जैसे जो मैं प्रश्न बता रहे हैं उसका आंसर अपने दिमाग में आप सोचिए, अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो उसका हम आंसर आपको बता ही रहे हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन आप आराम से सुनिए तो आपकी तैयारी अच्छी होने लगेगी। अगला प्रश्न है, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये क्या है कि ये जो प्रश्न है, तो इसके हिसाब से हम 2020 के हिसाब से देखें
तो यहाँ पर प्रीतम चक्रवर्ती को ये अवार्ड दिया गया था। अगला देखिए, इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है। इग्नू देखिए एक यूनिवर्सिटी है जो, इसके डिजिटल कोर्स को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके डिजिटल कोर्स को क्या कहते हैं, ऑप्शन है अपने पास यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो बी ऑप्शन दिया है ई ज्ञान। ई ज्ञान जो है वो इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम है, जिसमें वो अपना डिजिटली डेटा रखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नाम महिला क्रिकेटर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर महिला क्रिकेटरों के नाम दिए हैं और कौन सा संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी दीपिका कुमारी। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा है जो उससे संबंधित नहीं है, दीपिका कुमारी। ये दीपिका कुमारी जो हैं ये खेल से तो संबंधित हैं ये, लेकिन ये किससे संबंधित नहीं है, क्रिकेट से संबंधित नहीं है। झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज ये क्रिकेट से संबंध नहीं है। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है। डोगरी भाषा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो डोगरी जो भाषा है फ्रेंड्स ये कहाँ की है, ये है मुख्यतः जम्मू कश्मीर। अब देखिए वर्तमान में अगर हम देखें तो चूंकि जो जम्मू कश्मीर है वो दो भागों में बंट गया है ना, एक लद्दाख हो गया और एक जम्मू कश्मीर हो गया। तो वर्तमान में ये दोनों जगह पे बोली जाती है। हालांकि उसका कुछ भाग जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ी मात्रा में बोली जाती है, लेकिन मुख्यतः ये जो भाषा है डोगरी भाषा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बोली जाती है, जो कि अपना यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए ये जो डोगरी भाषा है, ये डोगरी भाषा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो उस संविधान में इस समय कितनी 22 भाषाओं को रखा गया है। अब 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जो रखा गया है उसमें से ये जो भाषा है डोगरी, इसको भी शामिल करके रखा गया है। अब 2004 में संशोधन किया गया था, तो 2004 में संशोधन करके बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को अनुसूची 8 में जोड़ दिया गया था। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को हम याद कैसे रखेंगे, बोडो मास से। कैसे याद रखेंगे, बोडो मास। बोडो मतलब ये जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि बोडो मास अगर हम लिखें तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये बोडो मास ये भाषाएं इसमें से जोड़ी गई थी संविधान में उसके 8वीं अनुसूची में। अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन बी पश्चिमी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका और ऑप्शन डी है यहाँ पे संपूर्ण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका। यहाँ पर अफ्रीकी भाषा बोली जाती है। अफ्रीका में गर्मी ज़्यादा होती है और जो हमारी देखिए जो ग्लोब होता है ना, तो ग्लोब में हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा। तो यही जो अफ्रीका महाद्वीप है यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं होकर मतलब जाती हैं इसी महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित किया गया। यहाँ ऑप्शन है 1995, 2000, 2005 और 2007। तो ये जो अधिनियम है फ्रेंड्स ये 2005 में पारित किया गया था। पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था। फिर इसके बाद में 2010 में इसका नाम जो है वो बदल के कर दिया गया मनरेगा, मतलब कि महात्मा गांधी इसके ऊपर जोड़ दिया गया, पहले मतलब जोड़ दिया गया, तो इसलिए ये नरेगा से मनरेगा बन गया और 2010 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। और ये जो अधिनियम है ये कब पारित किया गया था, 2005 में आया था। और पारित हम ये कहें कि 2006 में भी पारित हुआ था, लेकिन 2005 में ये आ गया था, जिसका फिर अधिनियम आगे पारित हुआ। एनसीईआरटी के निदेशक, तो फ्रेंड्स जो एनसीईआरटी है जो कि बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ये। तो ये जो एनसीईआरटी है इसके निदेशक कौन है। ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, मिथिलेश कुमार, ऋषिकेश सेनापति, रविंद्र अहलूवालिया। तो इसके फ्रेंड्स उत्तर है ऋषिकेश सेनापति। अभी भी ऋषिकेश सेनापति इसके निदेशक हैं। अगला है एजुसेट लॉन्च किया गया था। एजुसेट कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है फरवरी 1998,
ऑप्शन दूसरा है अप्रैल 2001, ऑप्शन तीसरा सितंबर 2003, ऑप्शन चौथा सितंबर 2004। तो एजुसेट जो है फ्रेंड्स ये सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। अब ये एजुसेट क्या है, देखिए इसको डिवाइड करिए। एजू से एडू मतलब होता है एजुकेशन, है ना, एजुकेशन, और सेट मतलब सैटेलाइट। तो ये जो EDU है ना, EDU सेट, तो ये एजुकेशन के लिए सैटेलाइट एक लॉन्च किया गया था। मतलब हमने यहाँ से एक सैटेलाइट भेजा था जिसके माध्यम से हम कई सारे कोर्स पढ़ा सकते थे। अब तो देखिए ऑनलाइन जो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, लेकिन हमने एजुसेट को भी इसीलिए लॉन्च किया था ताकि हम ऑनलाइन चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन पैदा कर, इसमें ऑप्शन है देखिए, यकृत, अग्नाशय, तिल्ली और पित्ताशय। तो इंसुलिन जो है फ्रेंड्स वो कौन बनाता है? वो बनाता है अग्नाशय। अब देखिए जो अग्नाशय है ये अपने शरीर का एक ऑर्गन है, और ये इंसुलिन क्या करता है, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन से भाई शर्करा के रूप में भोजन जाता है, ग्लूकोज बनता है उससे, और वही ग्लूकोज हमारे शरीर में पहुंचता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए, नियंत्रित ना हो, तो क्या होगा कि हमें शुगर हो जाएगा। तो ये जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन उसी शुगर को मैनेज करता है, उसको बराबर करता है, ताकि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। तो ये इंसुलिन जब जनरेट होता है तो ये शुगर की मात्रा को कंट्रोल कर लेता है, और अगर ये इंसुलिन ना पैदा हो शरीर में तो लोगों को बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है और उनको शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह हो जाता है उनको। तो इंसुलिन कहाँ पैदा होता है? अग्नाशय में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? अब देखिए अभी हमने बात किया था बोडो मास की, तो भारतीय संविधान में ऑप्शन है 18, 22, 24, 28। तो कब कितनी भाषा हैं? 22 भाषा है। 22 भाषाओं को मान्य किया गया है। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई बड़ा सा एग्जाम जैसे UPSC का एग्जाम देते हैं तो आप 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा चुन सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं और वो आपकी कॉपी चेक की जाएगी, उसमें से रोक नहीं लगाई जा सकती है। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता, मतलब भारत की वह महिला जिसने सबसे पहली बार क्या किया था? पदक जीता था। तो ऑप्शन है अपने यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी है S चानू, ऑप्शन सी गीता फोगाट, ऑप्शन डी SC मैरी कॉम। तो फ्रेंड्स ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वो महिला हैं जिसने ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीता था। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट और ऑप्शन डी हॉकी। तो फ्रेंड्स ये किससे संबंधित हैं? ये है क्रिकेट से। क्रिकेट में जो देश के अंदर जो खेल होते हैं ये उसी ट्रॉफी का नाम है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? ऑप्शन है B+, A, AB+, O पॉजिटिव, O+। तो रक्त समूह जो हैं वो 4 हैं, तो इनमें से कौन सा सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता या सार्वभौमिक दाता कौन सा होता है? O होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? AB होता है। अब देखिए जो कार्ल लैंडस्टीनर एक व्यक्ति हुए, उन्होंने रक्त में कि इसके कितने टाइप होते हैं इसकी उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करती थी। तो इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर को इसका ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता माना जाता है। और ये जब ब्लड ग्रुप क्यों आवश्यक है? किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को हम कोई सा ब्लड नहीं उसको चढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें जानना होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप इसके लिए उपयोगी है। जैसे सेम ब्लड ग्रुप तो चल ही जाएगा, उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति का AB ब्लड ग्रुप है तो इसको किसी भी टाइप का ब्लड क्या हो सकता है? दिया जा सकता है। चाहे उसको A दे दो, B दे दो, है ना, O दे दो, तो वो सबको ग्रहण कर लेता है। और जो O होता है वो सभी तरह के लोगों को दे सकता है। इसलिए ये O पॉजिटिव जो है या O है, इसको हम कहते हैं सर्वदाता और AB को कहते हैं सर्वग्राही। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, सी ऑप्शन तीव्रता की और डी ऑप्शन चाल की। तो जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है? दूरी की। ये दूरी की कैसे इकाई है? प्रकाश वर्ष क्या होता है?
सूर्य द्वारा जब प्रकाश चलता है तो सूर्य द्वारा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को, मतलब सूर्य के प्रकाश में अगर सूर्य का प्रकाश चल रहा है और वो एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेता है उसे ही हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी का, डिस्टेंस नापने का क्या है, एक माध्यम है, इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो ये एक बुक है फ्रेंड्स, इसके लेखक बताने हैं। और इसका देखिए ऑप्शन क्या है, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो फ्रेंड्स उत्तर है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, यानी कि ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप जानते ही हैं कि ये राष्ट्रपति भी बने और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उपराष्ट्रपति भी बने। पहले ये उपराष्ट्रपति हैं, फिर इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद के बाद में ये फिर बने क्या, राष्ट्रपति। तो ये पहले उपराष्ट्रपति, अगर ये पूछा जाए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति स्वतंत्रता के बाद जो बने तो वो अपने ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बने थे। अगला प्रश्न देखिए, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा जो पुस्तक है, ऑप्शन है देखिए गुन्नार मिर्डाल, और यही इसका सही ऑप्शन भी है, मतलब कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुन्नार मिर्डाल हैं। अगला देखिए, एग मार्क का अर्थ है, एग मार्क जो दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का तो उसका क्या है मतलब? ऑप्शन देखिए, पर्यावरण संरक्षण चिन्ह, ऑप्शन बी मिट्टी निर्मित पात्रों का चिन्ह, सी खाद एवं बीजों का प्रमाणन चिन्ह, और डी है खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। तो इसका सही ऑप्शन है अपना क्या फ्रेंड्स, जो एग मार्क दिया जाता है वो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो खराब, मतलब कि बेकार तो नहीं है, यानी खाद्य पदार्थ जो हैं बेकार तो नहीं है, इसके लिए ये दिया जाता है, हमारे खाद्य पदार्थों के लिए एग मार्क का चिन्ह दिया जाता है। और ये पर्यावरण से मतलब रिलेट भी करता है, और ये खाने योग्य बनाए जो मतलब मार्क, उसको हम एग मार्क कहते हैं। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? अब जो अपना जो इंडिया है फ्रेंड्स, वो ये इसका कोस्टल एरिया है देखिए, तो ये जो कोस्टल एरिया है तो इसमें से सबसे लंबी जो तट रेखा है वो किसकी है? तो सबसे तब ऑप्शन है अपने पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और केरल। तो यहाँ पर ये जो गुजरात वाला एरिया है फ्रेंड्स, इसकी तट रेखा मतलब समुद्र से लगती हुई रेखा, समुद्र से चूंकि हमारे कई सारे प्रदेश लगते हैं, और समुद्र से लगने वाली जो अगर रेखा की बात करें तो अगर हम द्वीपों को भी मिला लें तो 7000 से ज़्यादा जो लंबाई है वो मिलती है तट रेखा से, यानी समुद्र से भारत की। और सबसे बड़ी तट रेखा राज्यों में किसकी है? गुजरात की है। पांडिचेरी एक कॉलोनी था, मतलब पांडिचेरी जो हम जब यहाँ पर समस्या थी देश में, देश गुलाम था, तो पांडिचेरी जो है यहाँ पर किसका राज्य था, मतलब इसको कौन गुलाम किए हुए था? तो यहाँ पर अपने पास देखिए ऑप्शन है ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो पांडिचेरी में कौन था? फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने अपनी कॉलोनी स्थापित की थी पांडिचेरी में। और पांडिचेरी अब देखिए वर्तमान में हम देखते हैं तो पांडिचेरी 3 राज्यों में है भाई। एक तो उसका जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में है भाई। अपन अगर ये देखें ये एरिया, तो ये तमिलनाडु का एरिया है, यहाँ पे ये केरल है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्यों में वर्तमान में पांडिचेरी का क्या है, जगह है, मतलब वो 3 जगह है, 3 राज्यों में है। अगला देखिए, सूरत के चरमपंथी और नरमपंथी के बीच में कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? मतलब कि सूरत अधिवेशन एक हुआ था, उसमें नरमपंथी और गरमपंथियों का विभाजन हो गया था। कांग्रेस के जो उसमें से 2 अंदर के गुट थे उनमें विभाजन हो गया था। तो वो विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन है 1901, 1905, 1907, 1916। ऑप्शन इसमें अपना सी सही है, 1907। अब ये देखिए 1907 में अपना देखिए हम जानते हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें लोग जुड़े। अब लोग जुड़े तो इसमें 2 तरह के लोग थे। एक गरमपंथी, मतलब कि जो मतलब ज़्यादा
मतलब मेहनत से कहें या फिर हम कहें ज़्यादा गुस्सा से अपनी बात रखते थे अंग्रेज़ों के सामने, तो वो गर्मपंथी हो गए। और एक नरमपंथी हो गए जो कि साधारण मतलब कि बहुत नरम होके अपनी बात रखते थे, अपने अधिकारों को मांगते थे, तो वो नरमपंथी हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। कर्जन जो था, कर्जन उसने क्या किया कि 1905 में विभाजन कर दिया। विभाजन के बाद में दो तरह का हिसाब बनने लगा। कुछ लोग ये चाहते थे कि आंदोलन जो है वो आंदोलन पूरे देश में फैल ले, और कुछ लोग चाहते थे कि वो बंगाल में ही सीमित रहे। तो जो लोग चाहते थे कि बंगाल में ही सीमित रहे उन्हें हम नरमपंथी कहते थे, और जो लोग चाहते थे कि नहीं ये तो पूरे देश में बढ़ जाए ये आंदोलन, तो उन्हें हम चरमपंथी या गरमपंथी के लोग कहते थे। अब यहाँ पर इसी मामले पर 1907 का अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया था, जिसे हम मतलब सूरत का विभाजन कहें, या फिर सूरत में ये हुआ था ये विभाजन, और सूरत में ही ये इकट्ठा हुए थे सारे लोग सम्मेलन करने के लिए। तो यही ये ऑप्शन है अपना 1907। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थापित की गई? ऑप्शन है 1912, 1914, 1913 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारत है, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थापित की थी। कलकत्ता में जब स्थापित की, और कलकत्ता से स्थापित करने के बाद में फिर उसको उन्होंने क्या किया, दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो दिल्ली स्थानांतरित कब किया था? 1912 में। जॉर्ज पंचम देखिए एक वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो आए थे। तो जॉर्ज पंचम जो थे, जॉर्ज पंचम आए, फिर इसके बाद में वो मतलब उन्होंने सम्मेलन किया, कुछ भी किया, और फिर जो दिल्ली में राजधानी है उसको ट्रांसफ़र कर लिया गया, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? ऑप्शन देखिए, A.K. अय्यर, ऑप्शन बी ज्ञान सुधा मिश्र, ऑप्शन सी कुलदीप सिंह, और ऑप्शन डी है S. बालाकृष्णन। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन जो है वो सी सही है, कुलदीप सिंह। इनको न्यायाधीश को क्या कहा गया था? ग्रीन जज कहा गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ तो हमने उसको अडॉप्ट किया, हमने उसको क्या किया? अपनाया। तो हमने कब अपनाया उसको? 26 नवंबर 1949। अब देखिए, अपनाना का मतलब होता है कि जो हमारी संविधान सभा थी, तो संविधान सभा ने उसमें साइन कर दिया कि इसको हम क्या करते हैं, इसको अपना लेते हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान चूंकि बन के तैयार हो गया तो हमने इसको अपना लिया। अब यदि कहें कि भाई लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को फिर इसको लागू किया गया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को कई सारे जो प्रावधान थे उनको लागू कर दिया गया था, ताकि उस समय की जो व्यवस्था है वो बनी रहे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है लाल कृष्ण अडवाणी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी राजदीप सरदेसाई, ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू। तो फ्रेंड्स, इसका जो अपना आंसर है वो कौन सा है? देखिए, ये माई कंट्री माई लाइफ ये जो पुस्तक है ये लिखी गई लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा। भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? पहली पुलिस महानिदेशक बनी भारत की कौन बनी? ऑप्शन है देखिए, कंचन चौधरी, सौमित्रा चटर्जी, अमृता शर्मा, शालिनी गंगवार। तो ये फ्रेंड्स क्या है कि कंचन चौधरी, जो कंचन चौधरी हैं ये महिला पुलिस महानिदेशक बनी भारत की पहली। भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? देखिए, जब भी हम कोई एड्रेस लिखते हैं ना, तो एड्रेस में हम 6 अंकों का पिन कोड लिखते हैं। उसमें कितने अंक होते हैं? 6 अंक। तो 6 अंक का जो पिन कोड लिखते हैं, तो वो जो कोड है उसके क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स? तो उसके अगर क्षेत्र की बात करें हम, तो यहाँ पर 9 क्षेत्र है। यानी भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? 9 में। और जो पिन कोड लिखते हैं हम
तो पिन देखिए, पिन ऐसे लिखते हैं ना, PIN लिख देते हैं और फिर कोड लिख देते हैं। तो पिन क्या होता है? पिन होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है जिसमें कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि क्षेत्र की, भारत को कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो वो है 9। अगला देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस एक सोसाइटी भी बनी फ्रेंड्स। तो ये रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है डेनिस डाल्टन ने, ऑप्शन बी हेनरी ड्यूरेंट ने, ऑप्शन सी रेम्ज केलमैन ने, ऑप्शन डी है जेम्स मिचनर ने। तो ये किसने किया था? रेड क्रॉस की जो स्थापना है फ्रेंड्स, ये किया था हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। अगला देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से, कार्बन उत्सर्जन से, या इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो, ये है ओजोन परत से। ओजोन परत क्या होती है? देखिए, हमारी जो लेयर हैं एयर की, वायुमंडल जो है, तो वायुमंडल सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके ऊपर नहीं जाए तो समताप मंडल होता है। तो ये जो क्षोभ मंडल होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक होती है ऊपर की ओर। 18 किलोमीटर से जब हम ऊपर जाते हैं 50 किलोमीटर तक, तो 18 से 50 के बीच में एक वायु की सघनता पाई जाती है जिसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। और ये जो ओजोन है ना, ये क्या करती है? ये जो, जैसे मैंने बताया अभी कि 2 लेयर, एक लेयर मान लीजिए ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई। तो जब भी सूर्य का प्रकाश आता है तो इसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो ओजोन पराबैंगनी किरणों को यहीं पर रोक लेता है, पृथ्वी तक नहीं आने देता है, जिससे कि लोग परेशान नहीं होते। परेशानी का मतलब उनको कैंसर वगैरह नहीं होता। अगर वो किरणें यहाँ पे आ जाएं, पराबैंगनी किरणें, तो लोगों को चर्म रोग यानी कि त्वचा का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगला देखिए, सीज्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की आयु, ऑप्शन बी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, और ऑप्शन डी है हृदय की धड़कन। तो सीज्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप का अध्ययन। भूकंप में हम जानते हैं कि 3 तरह की तरंग होती हैं, P, S और L। P मतलब प्राइमरी तरंगे और S सेकेंडरी होती है। L मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव तरंगे होती हैं जो कि पृथ्वी पर ही चलती हैं। तो जो सीज्मोलॉजी इंजीनियरिंग है फ्रेंड्स, वो क्या करती है कि भूकंप, अब भूकंप कैसे आता है? हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी कई प्लेटों से बनी है। वो प्लेटें जब किसी कारण से खसकती हैं तो फिर भूकंप आता है, और भूकंप को हम सीज्मोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और रिक्टर पैमाने से इसकी हम तीव्रता को नापते हैं। रिक्टर पैमाना, जैसे रिक्टर पैमाना 6, 7, और ये जो होता है ये लॉगरिथम्स कि उसमें होता है। तो लॉग जब कहीं यूज करते हैं तो लॉग के हिसाब से ये जो काम करता है, अगर रिक्टर पैमाने पे मान लीजिए कि 5 वो होता है, तो ये 10 के गुणांक पे फ्रेंड्स चला करता है। तो ये है ये भूकंप के बारे में। अगला देखिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? अपनी जो लोकसभा है, इस लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, ऑप्शन देखिए सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, पूनम महाजन, और ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे सुषमा स्वराज। तो पहली स्पीकर लोकसभा की कौन है? मीरा कुमार। अगला देखिए, टोबा टेक सिंह के लेखक, ऑप्शन, ये बुक है तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है अपने पास गुलाम बख्श, ऑप्शन बी समादत हसन मिंटो, ऑप्शन सी अर्नाल्ड जैकब, ऑप्शन डी मुस्तफ़ा खान। तो फ्रेंड्स इसका अपना आंसर जो है वो है बी, यानी कि समादत्त हसन मिंटो। एक चीज़ और देखिए, जो हम बीएड का एग्ज़ाम देने जाएंगे एंट्रेंस वाला, तो इसमें ये जो कुछ किताबें हैं, तो देखिए कुछ तो हमने देखी जो स्टैटिक टाइप की किताबें थी, कुछ किताबें ये क्या है कि जो चर्चा में रहती हैं उन किताबों का भी जिक्र किया जाता है, या फिर हम कहें कि उससे भी प्रश्न बनते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या है? अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी गुमास्ता नियुक्त करती थी तो किसके लिए करती थी? ऑप्शन ए सैनिक अधिकारी, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करता था, और ऑप्शन डी है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो गुमास्ता था ना, तो गुमास्ता क्या था? एक प्रतिनिधि था। कैसा प्रतिनिधि? कि जो बही खाता देखता था, मतलब कि भाई कितना आया कितना गया, माल का क्या लेखा जोखा है, उसे ही कहा जाता था क्या? गुमास्ता। अगला देखिए,
इसमें से ये पूछा गया है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, तो शपथ कब ली थी उन्होंने, तो इसके बारे में पूछा गया था। पहली बार की बात बोल रहा है पीएम के रूप में, तो 2014 में 26 मई को ली गई थी शपथ इनके द्वारा। अब यहाँ पर एक बात ये हो सकती है कि शपथ इनको कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है ना, जो प्रधानमंत्री होता है तो उसकी नियुक्ति की बात करें तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला देखिए, 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था। भाई जो महात्मा गांधी है ना, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। पहले उन्होंने सत्याग्रह कहाँ पे किया, अफ्रीका में किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। इसके बाद वो भारत आए, तो भारत वहाँ से कब आए थे, ये 1915 में। 1915 में भारत आए थे और वहाँ से आके इन्होंने यहाँ पर अपना कार्यक्रम शुरू किया। तो यहाँ पर जब उन्होंने किया तो वो जो आंदोलन था, या कहें कि 1918 का जो सत्याग्रह था, वो किसके लिए था। ऑप्शन है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जमींदारों के लिए, या फिर पूंजीपतियों के लिए। तो ये किसानों के लिए इन्होंने किया था, क्योंकि भाई किसान के हो रहा था कि फसल अगर नष्ट भी हो जाए, मतलब गुजरात का एक खेड़ा जगह थी, तो वहाँ पर अगर लोगों की जो फसल है वो नष्ट भी हो जाए, लेकिन लगान उन्हें उतनी ही देनी पड़ती थी, बराबर तो वो दे नहीं पाते थे। इसकी समस्या के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था 1918 में, जो कि किसानों के लिए आंदोलन था। अगला देखिए, यहाँ पर दुग्ध के बारे में बात की गई है, तो इसमें से इतना जान लीजिए अभी कि जो भारत है नंबर 1 में दुग्ध उत्पादन करता है पूरे विश्व में। और यहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन का 19-20 का एक वो था कि हम कब तक दुग्ध उत्पादन में हम मतलब कि दुगना अपना कर लेंगे, बढ़ा लेंगे दुग्ध का उत्पादन, तो वो था 2025 तक। और ये आंकड़ा मतलब कि कब निर्धारित किए थे, 2019-20 में। तो दुग्ध में अभी नंबर 1 पे हमारा भारत है उत्पादन में विश्व में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, फिर ऑप्शन सी है आमाशय, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत, ये लीवर जो है, ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बाइल जूस यानी कि जो पित्त निकलता है वो पित्त यकृत से ही निकलता है। और फिर पित्ताशय एक थैली होती है, तो इस तरह इसमें जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब ये पित्त क्या करता है, पित्त क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें जो वसा खाते हैं, जैसे घी खा लिया, तेल खा लिया, या और वसा की जो भी चीज़ें खा ली, तो इसका जो पाचन है वो किससे होता है, पित्त से होता है। तो पित्त इसके लिए ये उपयोगी होता है। और देखिए यकृत का काम क्या है, जैसे हम जो भोजन करते हैं, तो भोजन हम जितना कर लेते हैं, तो उसमें से अगर हमने एक्स्ट्रा भोजन कर लिया तो हमारे पास ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस ग्लूकोज को क्या किया जाता है, उस ग्लूकोज को यकृत द्वारा ग्लाइकोजन में बदल लिया जाता है। और जब हम कभी भूखे होते हैं, मतलब कि हमारे पास बाहर से भोजन नहीं ले पाते हैं, तो यही ग्लूकोज जो यकृत स्टोर किए होता है उसको क्या करता है, फिर से वो ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर किए होता है, फिर से वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देता है और हमें ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि ग्लूकोज ही ऊर्जा का स्रोत है। अगला देखिए, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या रखा गया है। देखिए जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, जो ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, और इसका नाम क्या रखा गया है, अब किसके नाम पे रख दिया गया है फ्रेंड्स, तो ये अरुण जेटली के नाम पे अब ये नाम रख दिया गया है। फिरोज शाह कोटला का नाम बदल के अरुण जेटली के नाम पे रख दिया गया है। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है। मकर संक्रांति जिसे हम खिचड़ी कहते हैं, तो वो जो खिचड़ी है ना, तो वो किस नाम से जानी जाती है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन है देखिए पोंगल या संक्रांति, और ऑप्शन बी है दोंग, ऑप्शन सी है कड़न, ऑप्शन डी है गोमक। तो आंध्र प्रदेश में जो खिचड़ी है इसे वहाँ पर पोंगल के नाम से या फिर संक्रांति के नाम से पुकारा जाता है, और तमिलनाडु में भी इसको इसी नाम से जानते हैं, पोंगल। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब। अब देखिए यहाँ पर ये 2022 का, मैं आपको 2023 का बताता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ये क्या है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर यूएसए का हो गया और ब्रिटेन का हो गया। तो ये जो होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023,
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स नोवाक जोकोविच। और एक मजे की बात ये भी है कि नोवाक जोकोविच ने ही 2020 में भी जीता था। तो 2023 में भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने ये जीता है। टेनिस का खेल होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर कहें हम यूएसए ओपन। तो ये कौन सा खेल है? टेनिस का खेल है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर भारत का पहला कहाँ बना था? मतलब कौन सा है? लक्ष्मी, इंदिरा, अप्सरा, गंगोत्री। तो देखिए ये जो परमाणु रिएक्टर है फ्रेंड्स, तो ये अप्सरा नाम का परमाणु रिएक्टर सबसे पहले बनाया गया था। और ये जो परमाणु रिएक्टर है वो कहाँ पे बना था फ्रेंड्स? वो बना था महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ये अप्सरा नाम का परमाणु रिएक्टर बना था। परमाणु रिएक्टर से हम बिजली पैदा करते हैं। और इसमें होता क्या है कि देखिए दो तरह की क्रियाएं होती हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ पे होती है? सूर्य में होती है। नाभिकीय विखंडन जो है वो हम करके ये तो बम बना सकते हैं, जो हम परमाणु बम बनाते हैं वो नाभिकीय विखंडन से बना लेते हैं। और इसी विखंडन को अगर हम नियंत्रित कर लें तो उससे हम क्या बना लेते हैं फ्रेंड्स? हम उससे बना लेते हैं एक ऐसा रिएक्टर जिसको हम नियंत्रित करके उससे हम गर्मी ले लेंगे और उससे हम बिजली पैदा कर लेंगे। तो इसलिए ये परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम का सबसे पहला रिएक्टर अपना था। अगला देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब देखिए यहाँ पर वही जो मैंने अभी बात की थी वही यहाँ पर प्रश्न भी आ गया। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो मैंने अभी बताया कि दो तरह की क्रियाएं होती हैं ना, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो ये सौर ऊर्जा जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन से। संलयन में एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सूर्य है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा है। और हाइड्रोजन जो है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसमें जो 1H2 यानी कि इसका दूसरा वाला जो समस्थानिक है ये मिल जाता है एक दूसरे से। और इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं? नाभिकीय संलयन। इन दोनों के नाभिक मिल जाते हैं और इससे हीलियम और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हीलियम और ऊर्जा का निर्माण होगा इससे, हाइड्रोजन के मिलने से। तो वही जो ऊर्जा है गर्मी के रूप में हमें प्राप्त होती है। और सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसका 2 अरबवां भाग हमें पृथ्वी में प्राप्त होता है, तब भी इतना ज़्यादा तपन होता है। अगर इसकी मात्रा और ज़्यादा हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हमें महसूस होगी। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश का पानी संग्रह करना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ की गई है कहाँ पे? तमिलनाडु पे। क्योंकि जो वर्षा होती है तो वर्षा का पानी बहकर नदियों में चला जाता है, फिर वो समुद्र में चला जाता है। इससे ग्राउंड वाटर जो अपना ज़मीन के वाटर लेवल है वो बहुत डाउन होता जाता है। अगर बरसने वाले सारे पानी को हम स्टोर कर लें किसी रूप में और इसको स्टोर करके हम ज़मीन के अंदर टैंक बना के या किसी रूप में डाल दें तो इससे क्या होगा कि वाटर लेवल अप हो रहेगा और हमें समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर ये उपयोगी रहा हो तो इसको देखें, दूसरों के लिए भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।